हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजर बार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 अगस्त है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आर्टिकल के साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। साथ में जैसा कि आपको मैंने बताया है, मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मई वाला जो करंट अफेयर्स है, प्लीज़ आप उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, तभी आपसे जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ अभी ऑब्जेक्टिव के, वो उसका आंसर आप कर पाएंगे। सेकेंडली, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी दिया जा रहा है, तो सभी लोग उसका आंसर ज़रूर एक बार देख लें, उसको पढ़ ज़रूर लें कि उसमें क्या चीज़ें हैं। बिकॉज मई, जून, जुलाई, इन सब के, अगस्त, इन सब के जो करंट अफेयर्स अब हो जाएंगे इस बार के एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस किया कीजिए, आंसर बताने की कोशिश ज़रूर करें दोस्तों। अगर नहीं भी आता है तो आप गेस वर्क करें, क्योंकि अगर आप गेस करेंगे, आपका आंसर गलत निकलेगा दूसरे दिन, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रुकेंगी, क्योंकि वो चीज़ आपसे गलत हुई होगी। तो प्लीज़ मेरी जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, और यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसका फ़ायदा उठाइए। तो आइए कोटेशन से शुरुआत करते हैं। जॉन एफ कैनेडी साहब का ये कोटेशन है, और बहुत ही सिंपल और अच्छा सा कोटेशन है। विदाउट डिबेट, विदाउट क्रिटिसिज्म, नो एडमिनिस्ट्रेशन, नो कंट्री कैन सक्सीड एंड नो रिपब्लिक कैन सर्वाइव। मतलब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा जब भी बात राइट टू स्पीच की हो रही हो। बिकॉज आजकल अभी हम देख रहे हैं कई सारे केसेस में जब राइट टू स्पीच को कैसे दबाया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है। तो ऐसे जगह में हो सकता है कि हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं, या डेमोक्रेसी का कोई अगर ऐसा चैप्टर आता है जहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ जाता है, या आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो ऐसी जगह में आप ऐसे कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं कि जब तक, जैसे मान लीजिए कोई भी कानून आया, अभी अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के लिए जो ड्राफ्ट आया, EIA का जो नया ड्राफ्ट था, उसमें यही डिबेट चल रहा है ना कि डिबेट एंड डिस्कशन के लिए जो समय है वो बहुत कम दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई कानून लाया जाएगा, वहाँ पे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा, उसके दिन को कम कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म पर पड़ेगा, और धीरे धीरे जो एक रिपब्लिक नेशन का जो एक फीचर होता है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोटेशंस को आप लोग याद ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही काम आते हैं आपके। और आज के डिस्कशन में हम लोग 3 आर्टिकल देखेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरा सेशन। कोटेशन आपको मिल चुका है, इसके अलावा जो बेसिक फैक्ट्स और पॉइंट्स आपको बताती रहती हूँ डिस्कशन के दौरान, उसको ध्यान से सुना कीजिए। तो आज के डिस्कशन में आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, और ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या है, इससे संबंधित अभी हम बात करने वाले हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट पर एक आर्टिकल लिखा गया है, और इसके क्या फीचर हैं जिसको कि नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कुछ गवर्नमेंट्स के द्वारा, कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा। विल डिस्कस दैट ऑल्सो। इजराइल UAE का नया क्या रिलेशन बन रहा है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच यू शुड नो। तो देखिए, पहला आर्टिकल होगा अ डिजिटल पुश फॉर हेल्थ केयर। दूसरा होगा ये फॉरेस्ट राइट पर है, बेसिकली मिथ ऑफ द प्रिस्टीन फॉरेस्ट। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जो एडिटोरियल से है, गुड स्टेप्स ऑन टैक्स। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल होगा। तो आइए पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं आज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जब आप मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र करते हैं या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर ऐसे रिपोर्ट्स को आप ज़रूर लिखा कीजिए। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिसमें बताया गया कि हाल ही में पिछले 10 सालों का अगर डाटा देखा जाए तो उसमें 1000 जम्बोज के साथ 4000 पीपल जो है 1000 जम्बोड एंड 4000 पीपल की डेथ हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ये 10 साल का पूरा डाटा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सा वल्नरेबल एरिया है, कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पर एनिमल्स, जहाँ पर एलिफेंट्स ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा केसेस होंगे। जैसे असम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो वो वाला जो पूरा कॉरिडोर है वहाँ पर संख्या ज़्यादा है एलिफेंट की। और वर्ल्ड एलिफेंट डे पर ये रिपोर्ट आपको रिलीज़ किया गया था। और वहीं पर अगर सही तरीके से कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो मैन और एनिमल के टकराने का या कॉन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके कई और कारण हैं, जैसे हैबिटेट का लॉस हो जाना एक कारण होता है, दूसरा फूड सिक्योरिटी एक कारण होता है। तो ये इस तरीके के और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से ये जो केसेस हैं ये बढ़ते हैं।
तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है इजराइल और यूएई से जुड़ा हुआ। एक्चुअली में बहुत बड़ा न्यूज़ है और बहुत ही कमेंडेबल स्टेप आप इसको कह सकते हैं कि इजराइल और यूएई में अब डिप्लोमेटिक टाइज होने जा रहा है। तो इससे पहले आपको बता दें कि इजराइल को अभी भी आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं पूरे विश्व में जो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज अ नेशन। और वहीं पर ये जो अरब नेशंस हैं, अरब नेशंस में जो मोस्ट अरब नेशंस हैं वो इनके साथ कोई भी रिलेशंस नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसके पहले इजिप्ट और जॉर्डन ने 1979 और 1994 रिस्पेक्टिवली, यानी पहले इजिप्ट उसके बाद जॉर्डन, इन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन सेटअप किया और अब इस लिस्ट में यूएई का भी नाम शामिल हो गया है। तो ये जो अरब नेशंस में, ये आपको कुछ एक्सेप्शन नेशंस इनका नाम याद रखना है कि इजिप्ट, जॉर्डन और अब तीसरे नंबर पर यूएई है जो इजराइल को रिकॉग्निशन के साथ साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी बूस्ट करना चाह रहा है। और इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, जैसा कि आपको मालूम है कि अरब कंट्रीज़ के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है और ख़ास करके अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है। तो एक तरफ अरब नेशंस, वहाँ पे अगर वो भी इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं तो फिर यहाँ पर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात अभी ईरान इंडिया की करते हैं, तो इंडिया और ईरान की जब हम बात करते हैं वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा कि यूएस के द्वारा जब से सैंक्शन लगाया गया ईरान पर, तो भारत के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज भारत सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ से, ईरान से इंपोर्ट करता था और उसके लिए भारत और ईरान का अपना बायलैटरल रिलेशन था, डील था। ईरान में भारत के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हैं और लेकिन सैंक्शन की वजह से वो सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए। और अगर रुक गए तो पता चला कि चाइना का थ्रेट जो है वो बढ़ने लग गया, क्योंकि चाइना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को तैयार है ईरान में। तो इस तरीके से जब भी कोई बायलैटरल रिलेशन में जो हमारी कंट्री होती है उसका किसी दूसरे हमारे जो इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है उसके साथ अगर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है तो उसका प्रभाव इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भारत पर भी पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेप है इजराइल और यूएई का, ये एक बहुत ही कमेंडेबल स्टेप बताया जा सकता है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं, अब मैं किसी को रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगी बिकॉज ये तैयारी आपकी है, प्रिपरेशन आप लोग करते हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है ये आप अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। मेरा काम, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको पूरी करूँ। और आपको क्वेश्चन दिया गया है, आज भी, कल भी दिया गया था, तो आज आपको ये जो नया स्कीम गवर्नमेंट लाई है उस पर क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग को अगर मन करे तो ज़रूर आंसर लिखिएगा और आंसर लिखने के बाद जो हमारा आंसर रिव्यू का ग्रुप है आईएएस दरबार के टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आपको जाके सर्च करना है आईएएस दरबार आंसर रिव्यू, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आप अपने आंसर्स को अपलोड भी कर सकते हैं और बाकी लोगों के आंसर्स को आप पढ़ भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन मिला है आपको मई के करंट अफेयर्स में से है, सरफेसी एक्ट 2002 रिसेंटली न्यूज़ में है, उससे जुड़े हुए 2 स्टेटमेंट है। बहुत इजी सा स्टेटमेंट है, आई होप आपको मालूम होगा, इसका आंसर बताइएगा। दूसरा सवाल है अनुराधा भसीन केस से जुड़ा हुआ, किससे संबंधित था ये केस, और बहुत रीसेंट केस है इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है एपी शाह कमीशन पर, इसमें भी 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, बताना है कि जो कमीशन है उसमें क्या रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, बहुत ज़रूरी ये कमीशन है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है नालसा एक्ट पर, नालसा एक्ट से जुड़ी हुई 2 बातें, 2 स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट, और इस पर हमने कई बार डिस्कशन पहले किया हुआ है नालसा के बारे में, तो आप लोग को इसका आंसर बताना है कमेंट करके। और आखिरी सवाल आज का है, रिसेंटली नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वॉज इन न्यूज़, एनजैक फिर से न्यूज़ में आया है, जबकि इसके बारे में फैक्ट आपको मालूम होगा। अगर फैक्ट नहीं मालूम है तो कल हम लोग जो इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। अभी इसके से जुड़े हुए 2 स्टेटमेंट है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है दोस्तों, यहाँ पर आप फुल कोर्स को ले सकते हैं और फुल कोर्स में आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, साथ में पर्सनल गाइडेंस का भी कोर्स दिया जा रहा है। तो एक बहुत ही यूनिक सा फीचर है। अभी ऐसे जब आप वीडियो में सुन रहे हैं तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर नहीं होती हैं, आपको लगता है कि ये तो सारी जगह पर है, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल जानना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये किसी और फीचर से कैसे अलग है तो आप कॉल कर सकते हैं 8750069419 पर, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्लासेस में क्या कुछ खास बातें हैं, कैसे आपको क्लासेस भी दी जा रही हैं और साथ में आपको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, सब कुछ वहाँ बताएंगे आपको।
तो आइए पहला आर्टिकल देखते हैं। डिजिटल पुश फॉर हेल्थ केयर, सोशल जस्टिस हेल्थ में आ जाएगा ये सेक्शन पूरा पेपर 2 में, जीएस के पेपर 2 में। अब इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल में, इसको जिक्र करते हैं। देखिए आर्टिकल में पूरा जो डिजिटल सिस्टम होता है या हेल्थ केयर में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है, इस पर आर्टिकल लिखा गया है और कंपेयर यूएस से किया जा रहा है कि यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटलाइज बनाने के लिए। और जब डिजिटलाइज किसी भी चीज़ को किया जाता है तो उसके कई सारे और फायदे हो जाते हैं। एक तो अभी जब आप बार बार जिक्र सुनते हैं टेलीमेडिसिन का, राइट, टेलीमेडिसिन या इस तरीके का जो भी हेल्थ केयर सिस्टम होता है, वहाँ पर हमें एग्जैक्टली वहाँ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सारी चीज़ें डिजिटल मीन्स के थ्रू होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को देख सकता है और उनको ट्रीट कर सकता है। तो अभी कहीं ना कहीं कोरोना पेंडेमिक के समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और इसके बाद इसके कुछ ऑब्वियसली इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि एक तरफ तो जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स होता है या डिजिटलाइजेशन होता है हेल्थ सिस्टम का, वहाँ से काफ़ी ऑथेंटिसिटी आ जाती है चीज़ों में, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और ऑब्वियसली आउटकम्स जो हैं वो इम्प्रूव होने लग जाते हैं। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग्स में भी फ़ायदा मिलता है इससे, तो ये सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप प्राइवेसी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें जो डाटा का इनसिक्योर होने का डर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये राइटर बताना चाह रहे हैं कि इतना ग्रेजुअल नहीं है कि इसको आपने आज लॉन्च किया पूरे प्रोग्राम को कि आपको सारा कुछ डिजिटलाइज करना है और उसमें आपको अच्छे रिकॉर्ड्स को लेके जाना है तो ये तुरंत पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसमें समय लगता है। ये बात करें डिजिटल रिकॉर्ड की इंटरडिसिप्लिनरी टीम ऑफ द फिजिशियन, लॉयर, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द एकेडमिया। तो अभी क्या है, जो हेल्थ केयर डाटा इकोसिस्टम है पूरा, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 2 मोटिव है हमारे, 2 प्रिंसिपल हैं। एक तो क्या है कि एपीआई इनेबल्ड हो जाए सारी चीज़ें, दूसरा है नीति आयोग का जो पूरा अपना ब्लू बुक का कॉन्सेप्ट है, नेशनल हेल्थ स्टेक ब्लू बुक, और हेल्थ मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हमें फुलफिल करना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं डिजिटलाइज्ड के माध्यम के थ्रू, तो ये पॉसिबल हो पाएगा और डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास हो पाएगा। इंस्टेड ऑफ फेयरिंग मेडिकल रिकॉर्ड, अभी लोग क्या करते हैं कि जो अपना मेडिकल रिपोर्ट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर लेके जाना होता है आपको, तो आप पेपर वे में रखते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपने प्रीवियस किसी डॉक्टर को दिखाया है, आपके पास वो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो कई बार जो आगे आपके डॉक्टर ट्रीट करते हैं उनको बहुत परेशानी आ जाती है। लेकिन हमारे पास उसका कोई ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता है कि हम जहाँ पे भी जाएं वहीं जा करके अपने रिकॉर्ड्स को निकाल लें, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं और आप ज़्यादातर इवन मतलब 99% जो हमारा सिस्टम है आज हेल्थ केयर का, उसमें हम लोग इन मेडिकल रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स को लेकर के घूमते रहते हैं। तो इससे ऑब्वियसली इनकन्वीनियंस भी रहता है और ऑथेंटिसिटी की दिक्कत होती है, कई बार कई सारी परेशानियां इसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब अगर इसको डिजिटलाइज कर दिया जाए तो अब बीच में आता है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो गवर्नमेंट ने पास किया है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में एक बात बहुत ही क्लियर कट कहा गया है कि जो सेंसिटिव डाटा है उसको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड द पोर्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल डाटा इज स्ट्रक्चर्ड format essentially lying on the foundation of Indian to have a right to their data in manner consistent the 21st century digital realities। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखने का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं, जो पेशेंट है, उनके पास उनके डाटा के सिक्योर होने का पूरा अधिकार है और उसको यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। ऐसे किसी भी हेल्थ रिकॉर्ड को या किसी भी पर्सनल डाटा को किसी भी कंपनी को नहीं दिया जाएगा। इस बात की एश्योरिटी उस पूरे बिल में दी गई है। Now you have already do and can forward to your doctor। अब अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पास सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप जहाँ चाहे वहीं पर एप्लीकेशन के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स को डाउनलोड करके और डॉक्टर से मिल सकते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगी सारी चीज़ें, यहाँ पर ये कहना है। एंड ट्रस्ट दैट द ऐप विल नॉट
सेल योर डाटा वुड बी अ गेम चेंजर। तो अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन हो जहाँ पर ट्रस्ट इतना हो कि वहाँ पे डाटा आपका सिक्योर रहेगा, वो किसी और कंपनी को वगैरह को सेल नहीं करेंगे डाटा, तो जाहिर तौर पर ये गेम चेंजर की तरह होगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है, ऐसा करने में गवर्नमेंट सफल होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे वो है रिस्क इस चीज़ में, रिस्क इन अ फ्री मूवमेंट्स। तो हेल्थ डाटा जो होता है उसमें ऑब्वियसली रिस्क कहीं ना कहीं होती हैं। जब आप डाटा को ऑनलाइन लेकर के आते हैं, डिजिटल थ्रू मींस में लेकर के आते हैं, तो डाटा जो है वो लीक हो सकता है, इसके बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। अब इसको प्रोटेक्ट करना ऑब्वियसली एथिक्स का पार्ट है। सो कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब हॉस्पिटल एथिक्स बोर्ड्स एंड नेशनल डाटा प्राइवेसी लॉ are only now grappling with the difficulties question about the third party use। तो जाहिर तौर पर कि जिस हॉस्पिटल में डाटा है पेशेंट्स का, या ये जो अलग अलग कानून बने हुए हैं, लेजिस्लेशन बने हुए हैं जो इन डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर ये सारी बातें निर्भर करती हैं कि कैसे आप उसको प्रोटेक्ट करके रख पाते हो और किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में वो चीज़ें नहीं जाती हैं या किसी कंपनी के हाथ में वो चीज़ें नहीं जाती हैं। सो द आंसर डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ द फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेदर द डाटा डू और कैन रिवील आइडेंटिटी एंड व्हाट द लॉ सेज। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है किस तरीके से लॉज वहाँ पर बने हुए हैं। हाँ, लेकिन इन जो कंसर्न्स हैं जहाँ पे हम डाटा लीकेज का जिक्र कर रहे हैं, इसको एड्रेस किया जा सकता है। इसके दो मीन्स हैं, दोनों मीन्स के थ्रू इसको एड्रेस किया जा सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इंफ्रा डेवलप करें, आप पूरे सिक्योरिटी के मीन्स को स्ट्रॉन्ग कर दें। अब यहाँ पे NDHM का एग्जांपल लेते हैं कि NDHM के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। एंड स्टीयर अवे फ्रॉम द डिजाइनिंग अ मोनोलिथिक EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड एंड इंस्टेड ओनली प्रोवाइड्स द स्कैफोल्डिंग अपॉन विच द मार्केट कैन compete टू डेवलप अ रेंज ऑफ द एप्लीकेशंस। तो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, अगर वो अभी तक फेल होते आए हैं रिकॉर्ड्स एंड डाटा को प्रोटेक्ट करने में, तो नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि कैसे उसको वो स्ट्रॉन्ग करके रख सकते हैं। एंड आर्किटेक्चर इसमें जो होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बहुत ही एडवांस होना चाहिए। जिस तरीके से आज आपके यहाँ पर UPI काम कर रहा है, राइट, UPI का बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। आप देखिए वहाँ पे कोई ऐसा डाटा लीक नहीं हो रहा और प्रॉपर तरीके से चीज़ें इनेबल्ड हैं, काम कर रही। वैसे ही हमें हेल्थ सिस्टम में भी, हेल्थ इन्फॉर्मेशन को भी वैसे ही उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म या इंटरफेस तैयार करना पड़ेगा, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन चाहता है लेना और जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, बस उनको ही वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाए, बीच में लीकेज ना होने पाए। The potential here for changing how health data are utilized in is unlimited. Obviously हेल्थ डाटा जो होते हैं, और हेल्थ डाटा को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है, हर जगह पर यूज़ किया जा सकता है। सो सक्सेस इज लाइकली टू बी मेजर्ड इन द एक्सेलरेशन ऑफ द कैशलेस ट्रांजैक्शन, बेटर बुक कीपिंग, डिक्रीज फ्रिक्शन द पेमेंट्स, and the portability of clinically relevant data across private public divides that states will cut the cost and save time। तो अगर ऐसा हो जाता है कि पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन होता है या फिर आपका डाटा ऑनलाइन स्टोर होता है, तो इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं, एम्बिग्यूटी कम हो जाता है, मॉनिटर करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं, और जाहिर तौर पर सर्विलेंस सिस्टम जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन सबको अचीव करने में अभी हमें समय लगेगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने में, इसके लिए लॉ, रूल, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ को मेंटेन करने में, तो नेशन को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने यहाँ पर टेलीमेडिसिन को या इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पर डिजिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ने वाला है, तो उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स है, उसके जो निगेटिव फैक्टर्स हैं, उनको भी जल्द से जल्द पहले एड्रेस करना होगा, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, गुड स्टेप्स ऑन टैक्स। जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, पेपर 2 में भी आ जाएगा, इकोनॉमी एंड पॉलिटी बोथ। अब देखिए यहाँ पे पहले आप बैकग्राउंड समझ लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म, उसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। आपने पढ़ा भी होगा, इसमें क्या कहा गया है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही है। सो द टैक्स सिस्टम एम्स टू बी सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस। तो ये सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, याद भी रखना है कि
अब जो उद्देश्य हो गया है इस प्लेटफॉर्म का, उद्देश्य ये है कि बहुत ही इजी तरीके से अपना टैक्स लोग पे कर पाए और वो फेसलेस होगा। द प्लेटफॉर्म हैज़ मेजर रिफॉर्म, तो कई तरीके के रिफॉर्म इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाए गए हैं। फेसलेस असेसमेंट से लेकर के फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर्स चार्टर। तो देखिए, दिक्कत सिर्फ टैक्स पेयर्स की नहीं होती है, जो टैक्स वसूलते हैं उनके साथ भी दिक्कत होती है। वहाँ पर भी जो ऑफिशियल फ्लॉज कई सारे होते हैं, करप्शंस की दिक्कत आती है, तो उन सबको एक साथ एड्रेस करने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म ले आया गया है कि जहाँ पर लोग खुद एक्सेस करेंगे और उनको भी आसानी हो जाएगी और गवर्नमेंट के पास भी टैक्स जो है वो पहुंच जाएगा। फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर्स चार्टर हैव कम इनटू द फॉर्म from today while the facility faceless appeal to be available from 25th September। तो ये जो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो अभी आ गई हैं, जो चार्टर है वो इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन अगर आप फेसलेस अपील की बात करते हैं तो वो 25 सितंबर से लागू हो जाएगा, ऐसा कहना है। और इन्होंने ऑब्वियसली पूरे टैक्स पेयर जितने भी नेशन में हैं उनको जो उन्होंने कहा है कि ये ऑनेस्ट रोल प्ले करे, उनको काफ़ी प्रेज किया गया है। टैक्स पेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताया गया है और उनको इनकरेज किया जा रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने कही हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो है इट इज़ सिग्निफिकेंटली लो विद ओनली 1.5 करोड़ पेइंग टैक्स आउट ऑफ 130 करोड़ पीपल। तो मतलब आप समझ के देखिए कि आधी जनता है जो टैक्स पे कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि जितने लोग इस एम्बिट में आते हैं प्लीज़ वो टैक्स पे कीजिए, अवॉइड करने की कोशिश ना करें। एंड इन्होंने लोगों से अर्ज किया है कि जो आत्मनिर्भर भारत का अपना कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करने में सरकार की मदद करें और उसको पूरा करने में भी जो इनकम टैक्स है वो बहुत काम आने वाला है। तो इन्होंने इसलिए एक टैक्स चार्टर को लॉन्च किया है। टैक्स पेयर्स इज अश्योर्ड टू फेयर कोर्टिस एंड रेशनल बिहेवियर। तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, फेयर बर्ताव किया जाएगा और उसके लिए एक चार्टर तैयार किया गया है, उसको पढ़ना है सभी टैक्स पेयर्स को एंड उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। आगे बैंकिंग एंड अनबैंक्ड, सिक्योरिंग एंड अनसिक्योर्ड, फंडिंग अनफंड एंड ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो जितने भी ये लोग हैं सभी लोगों को, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो ऑनेस्ट पीपल हैं, उनको ऑनर करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ऐसा कहा है मोदी जी ने। अब आर्टिकल में भी ऑब्वियसली यही सारी बातें लिखी हुई, लेकिन हम यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे। तो एम क्या है इस प्लेटफॉर्म के लाने का? इस प्लेटफॉर्म को लाने का एम सिंपल सा है कि जो कंप्लायंस बर्डन है उसको ईज कर दिया जाए और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए, राइट। अब जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनके भी तो हक में कुछ होना चाहिए, उनको भी तो सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उनको रिवॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे प्लेटफॉर्म का 3 पिलर होगा जो मैंने अभी आपको बताया। पहला पिलर क्या होगा? फेसलेस असेसमेंट के साथ अपील, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पिलर क्या होगा? एलिमिनेट द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन टैक्स डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर्स। तो ये यहाँ पर दूसरा होगा कि जो फिजिकल इंटरफेस होता था उसको एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, यानी कहीं पर जाके ऑफिस में मिलने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन हो जाएगा। और तीसरा है कि टैक्स पेयर्स चार्टर टू डिलिनेट द राइट एज वेल एज ऑब्लिगेशन ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो टैक्स पेयर्स का चार्टर ला करके जो उनके ऑनर है उनके ऑनर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। एंड अ कंट्री विद अ हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम। तो भारत में वैसे भी जो टैक्स का पूरा सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, उसको आसान बनाने की लगातार कोशिश चल रही है। तो जब कोई भी चीज़ बहुत जटिल हो जाती है तो सबसे पहला तो क्या होता है कि लोग उसमें जाने से पहले तो डरते हैं, और दूसरी चीज़ अगर वो चले भी जाते हैं तो फिर वो उसको अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ बहुत ही आसान ईजी होगी तो आप देखिए आपको परेशानी, अगर आपको पता हो कि मुझे 10 रुपये देना है तो आपको 10 रुपये देने में परेशानी नहीं होती है। लेकिन आपको ये लगे कि 10 रुपये देने के लिए मुझे पूरा 2 दिन खराब करना होगा, फिर मैं ये 10 रुपये दूंगा, मतलब आपको मिल तो कुछ भी नहीं रहा, आप दे रहे हैं पैसे, और उसके बाद भी आप पर शिकंजे अलग अलग तरीके से कसे जाएंगे, तो आपको हमेशा उस चीज़ से प्रॉब्लम होगी और आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो वही सेम भारत में भी होता है कि जो टैक्स पेइंग का सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उसको आसान बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। और ऐसे में ये सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस जो कॉन्सेप्ट लेकर के आई है गवर्नमेंट, ये बहुत ही वेलकमिंग है। ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं आज के डेट में, ये कई सारे रिपोर्ट में भी बताया गया है। चाहे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर लें, वहाँ पे जो कलेक्शंस होते हैं टैक्स के, उसमें
जो टैक्स डिस्प्यूट अराइज होते हैं लॉन्ग रन में। इसके अलावा CAG के द्वारा कुछ डाटा क्लियर किया गया है। तो CAG क्या करती है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है उनको ऑडिट करती है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने बताया। पहला तो उन्होंने बोला कि जो एक्सेसिंग ऑफिसर होते हैं, AOs उनको आप बोलते हैं, कमिटेड एरर इन द एक्सेसमेंट इग्नोरिंग क्लियर प्रोविजन इन द एक्ट। तो उनके द्वारा कुछ एरर्स कमिट किए जाते हैं। दूसरा कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी असेसमेंट प्रोसीजर इज ओपेक। और दूसरी दिक्कत क्या है कि जो पूरा असेसमेंट का प्रोसीजर होता है कि कैसे आखिर आप एसेस कर रहे हो टैक्सेशन का, वो बहुत ही ओपेक है। इसीलिए इसको आसान किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के जो पैसे लिए जाएं उसको सही जगह पर खर्च किया जाए पहले तो। दूसरा, उससे ज़्यादा पैसे ना लिए जाएं। तीसरा, उनको डराया धमकाया ना जाए किसी भी बात से। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा मालूम पड़ रहा है। एंड ऐसे डिस्प्यूट जो हैं वो कम होंगे धीरे धीरे। कुछ इसके अलावा और भी डाटा है ITAT का, इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल का, कि कितने सारे केसेस हर साल वहाँ पर जाते हैं इस ट्रिब्यूनल में और कितने पेंडिंग रह जाते हैं। जाहिर तौर पर देखिए ट्रिब्यूनल्स तो बहुत ही कम होते हैं और केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो केसेस लाखों में होंगे तो उसको एड्रेस करना इतना आसान होता नहीं है। और इस तरीके से जो डायरेक्ट टैक्स का पंगा है पूरा वो फंसा रहता है, और टैक्स का पंगा फंसा रहता है तो पैसे सरकार को मिलते नहीं हैं। तो ना तो सरकार का फ़ायदा होता है, ना उस व्यक्ति का फ़ायदा होता है जो टैक्स पे करना चाहता भी है तो वो नहीं कर पाता। सो व्हाट इज़ इवन मोर स्ट्राइकिंग इज़ दैट द सक्सेस रेट ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट इन दीज केसेस इज़ वेरी लो। ठीक है, तो सक्सेस रेट क्या है, बहुत कम है, और उसको ही ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ सुझाव दिए गए थे कि सक्सेस रेट को कैसे अचीव किया जाए, क्योंकि इसके पहले इन्होंने बताया था कि सक्सेस रेट काफ़ी कम है और अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस हैं वो जल्दी से क्लियर नहीं होते हैं और इस वजह से टैक्सेशन में दिक्कत आती है। अब राइट डायरेक्शन में स्टेप लेने की ज़रूरत है, और जब आप राइट डायरेक्शन में स्टेप लोगे तो चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। फेसलेस असेसमेंट एंड अपील जो यहाँ पर होगा वो कुछ स्टेप्स को उसको फॉलो करना होगा, बट इट विल डेफिनेटली कमेंडेबल फॉर द सिस्टम। नाउ द कंक्लूजन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द टैक्स पेयर्स चार्टर। अब ये तीसरे पर आ रहे हैं, जो तीसरा वाला पिलर है कि चार्टर को लाने से क्या सिग्नल यहाँ पर करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, टू अटेम्प्ट द ब्रिज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट। तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है। ठीक है, तो जैसे एक शक की निगाह से देखा जाता है किसी को कि लोग भारत में ऐसे बहुत कम परसेंटेज में लोग होंगे जो खुशी खुशी टैक्स देते हैं, मैं आपको बता दूं। वरना ज़्यादातर लोग जो है वो टैक्स देने में एक तो पहले घबराते बहुत हैं, दूसरा अगर वो टैक्स दे भी रहे होते हैं तो उनको बहुत भार सा फील हो रहा होता है, बहुत ही बर्डन्ड फील करते हैं वो, और यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट की भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए ये सारे जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे एड्रेस करना है, इसके लिए चार्टर तैयार किया गया है, और ये हो सकता है कि आगे चलकर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेगा और जो एम्बिग्यूटी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको रिड्यूस करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है आपके लिए, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, प्रीलिम्स में और मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो मैंने आपको इसी पर क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। अब आइए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से एसोसिएटेड होगा, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ साथ जो ट्राइबल पीपल उस फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। तो अभी पेंडेमिक के दौरान कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सामने आई, उसमें से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी दिक्कत भी सामने आई। तो अब माइग्रेंट वर्कर कहाँ अपने गांव में चले गए हैं और उनको वहाँ पर ऑब्वियसली परेशानी भी हो रही है। कई सारे लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं वो वहाँ पर वापस चले गए हैं, कुछ लोग सेंचुरीज़ में रहते हैं, कुछ नेशनल पार्क में रहते हैं। तो ऐसे लोग जैसे जो ट्राइबल पीपल है जिनका वहाँ पर हैबिटेट है, अब गवर्नमेंट तो नए नए कानून को लाती रहती है और उसको इम्प्लीमेंट करने का राज्य सरकारों का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जिनका वहाँ पर लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, जो लोग वहाँ पर शुरुआत से रह रहे हैं, जिनको फॉरेस्ट एक्ट 2006 में अधिकार मिले हुए हैं, उनका क्या होगा। सो इट परटेन्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट which a PIL in Bombay High Court seeks to get department to urgently notify। तो एक PIL डाला गया था क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को लेकर के कि वो जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत ज़्यादा, एनिमल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, तो इसीलिए उस एरिया में
दोनों नहीं होंगे, सिर्फ वाइल्ड लाइफ होगा, उसके लिए पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा और एक ऐसा हैबिटेट डिक्लेयर किया जाएगा जहाँ पर कि कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता, राइट। सो दिस प्रोविजन अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो CWH का जो प्रोविजन है वो 2006 के एक्ट में दिया हुआ है। The act primarily focus on the recognizing the historically denied right of forest dweller to use and manage forest। अब ये जो CWH है, देखिए ये किस पर फोकस करता है, क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किस पर फोकस करता है। जो 2006 का जो एक्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये की गई है कि जो लोग जो वहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं, जो वहाँ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकली वहीं पर रहते आ रहे हैं, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को डील करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब CWH का जो प्रोविजन है वो क्या बताता है, वो बताता है टू अटेम्प्ट द अश्योर्स कंसर्न ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनलिस्ट एंड इट अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी दैट इन प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली क्या कहा जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स होते हैं, उसका जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, दीज राइट्स कुड बी एटेन्यूएटेड एंड इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉरेस्ट ड्वेलर्स कुड बी रीलोकेट इन द इंटरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। समझ रहे हैं आप कि उस एरिया में अगर कोई ऐसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं तो उनको रीलोकेट कर दिया जाएगा अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर मैन ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते, बिकॉज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो उनको रीलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो बातें एक साथ कही गई। एक तो ये कहा गया कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसको देखते हुए एनिमल को फ्री छोड़ा जाए, उनके हैबिटेट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि वहाँ पे रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको किसी दूसरी जगह में ले जा करके रीलोकेट करवाया जाएगा। तो क्या रीलोकेशन अभी तक हो पाया है और रीलोकेशन से ही वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है? तो ये दोनों अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है। देखिए, आज जाहिर तौर पर हम लोग बहुत डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट चेंज का, वाइल्ड लाइफ का, लेकिन क्या जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वहाँ पर उस जगह पर रह रहे हैं वो आज से रह रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। वहाँ पे वो लोग कई सालों से रह रहे हैं। तो उसका एक मुद्दा तो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि वहाँ से, उस एरिया से उसको क्रिटिकली डिक्लेयर करना है वाइल्ड लाइफ और वहाँ से लोगों को हटा दिया जाए ताकि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस से कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ना हो, तो एक तो ये फैक्टर है। वहाँ पर आप इसको काट ऐसे सकते हैं कि वो लोग इतने सालों से रह रहे हैं और अभी तक अगर उनको मैनेज करने की आदत है, वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो आगे भी वो मैनेज कर सकते हैं। इसको मैं और भी अच्छे से आपको बताऊंगी कैसे मैनेज हो सकता है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी उठ करके आता है कि जो ये बातें आपके आर्टिकल में नहीं लिखी हुई हैं, मैं इसको अलग से बता रही हूँ कि आपके वहाँ पे ये भी देखना है कि अभी पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कम भी हो रहा है बाय द एनी रीज़न। ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे कम हो रहा है, कुछ जगह पर बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जो एनिमल्स हैं उनके लिए हैबिटेट की दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है कि ये एक नीड ऑफ द टाइम है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस में दिक्कत आ रही हो और वहाँ पे एक रियल नीड है लोगों को रीलोकेट करने की और वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि आधी बातों को तो लोग मानते हैं, रीलोकेशन तक तो लोग मानते हैं कि वहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है कि रीलोकेट करके वो कहाँ पर जाएंगे, उसको बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं, खास करके स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके अधिकारों पर बात आ गई है और उनके लाइवलीहुड पर बात आ गई है कि हाउ दे विल मैनेज द थिंग्स। अब इसके लिए एक किसकी ज़रूरत है कि भाई एक केयरफुल स्टेप्स लिए जाने चाहिए। इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस कमेटी में ना लोकल कम्युनिटी के लोगों को भी रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहिए, क्योंकि वही तो उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझेंगे। बट क्या दिखाया गया है कई बार कि ऐसी जो कमिटीज़ बनती हैं उसमें लोग बाहर से आते हैं, वो उस एरिया से नहीं होते, उस लोकल कम्युनिटी से नहीं होते हैं और वो वहाँ की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को समझने में असमर्थ होते हैं और इस तरीके से जो उसके बाद जो डिटेल्स डिस्कशंस आते हैं वो वहाँ के लोगों के हक में नहीं हो पाता। इट देन रिक्वायर डिटरमाइन वेदर को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल
थ्रू अ मॉडिफाइड सेट ऑफ राइट्स और मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो हमें ये भी देखना होगा, इस चीज़ की भी है रिक्वायरमेंट कि हम ये देखें कि क्या कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर लोग इतने सालों से वहाँ पर रह रहे थे तो क्या अब भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है कि कोएग्जिस्टेंस को फिर से इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यूजिंग साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। साइंटिफिक और साथ में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दोनों को देखते हुए हमें डैमेज एंड थ्रेटन को एक्सेस करके जो वाइल्ड लाइफ स्पेसीज है उनके एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है और फिर डिटरमाइन करने की ज़रूरत है इसको। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CWH प्रोविजंस। अब एक केस है यहाँ पर NGO का, जिसने कि मुंबई हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल किया था। वन शक्ति एक मुंबई बेस्ड NGO है जो कंजर्वेशन के लिए काम करती है, और 2014 में इन्होंने एक पिटिशन दाखिल किया था डिमांडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CWH प्रोविजन, जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 में CWH का प्रोविजन है कि वहाँ से को एग्जिस्टेंस अगर पॉसिबल नहीं है तो ह्यूमन को रिलोकेट कर दिया जाए उस एरिया से। तो चूंकि ये जो NGO है वो एक एनवायरनमेंट के लिए है और कंजर्वेशन के को देखती है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि CWH प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि महाराष्ट्र का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है विच जनरली सब्सक्राइब टू हेडलाइन द कंजर्वेशनिस्ट positions and saw this is a great opportunity to complete its agenda of evicting forest dweller from protected areas। तो क्या हुआ, एक तरफ तो पिटिशन दायर किया इस NGO ने, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक अच्छा मौका मिल गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का कि चलो इसी बहाने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ से फॉरेस्ट ड्वेलर को बाहर कर दिया जाए, तो रीलोकेट कर दिया जाए। लेकिन अगर आप रीलोकेट कर रहे हैं तो इसको ऐसे थोड़ा ना होता कि आपने डायरेक्ट रीलोकेट कर दिया, उसके लिए आपको एक्सपर्ट कमेटी को बनाया जाना चाहिए था। उसके बाद उसके क्या रिकमेंडेशंस है, तो हालांकि एक्सपर्ट कमेटी बनाई भी गई लेकिन उसने उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जो वहाँ के लोगों को अफेक्ट कर रहा था। खैर वहाँ पे जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो हाई कोर्ट एंड इंटरवेंशन फ्रॉम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस से सीरीज ऑफ इलीगैलिटीज वर टेम्पररी अवर्टेड। जो इलीगल चीज़ें हो रही थी उनको कुछ समय के लिए रोका गया। एंड राइट्स अंडर द FRA इज इनकम्प्लीट। तो FRA यानी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसके अंदर जो अधिकार दिए गए हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को वो अभी तक इनकम्प्लीट हैं। इसका एग्जांपल है मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो वो जो अब ये भी आप चलिए कमेंट में बताइएगा मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। वैसे तो आपको भी कई बार हिंट मिला है इसका, यहाँ आपको बताना है कि मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है। अब मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप बाय द ट्रैवल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो TDD के द्वारा एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जिसमें कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया और फिर वहाँ पे जो भी रिसेटलमेंट क्लेम्स हैं वो सारी चीज़ें देखी गई। तो पता चला कुछ लोगों को सेटल किया गया है, कुछ लोगों को सेटल नहीं किया गया है, क्योंकि जब आप को एग्जिस्टेंस एरिया नहीं रखना चाहते, आप पूरा फ्री करते हो, तो आपको लोगों को रीलोकेट करना होता है और रीलोकेशन के लिए इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है। Now the 39 protected areas whose boundaries could map, we estimate that the 1,000 villages are located inside the adjacent of protected area and only 150 village have received community forest right। तो जो 1000 villages हैं जो प्रोटेक्ट एरिया में 39 टोटल प्रोटेक्ट एरिया है उसमें पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 150 गाँव को 1000 में से ये अधिकार मिल पाए हैं, CFR के राइट्स मिल पाए हैं। नाउ एक्सपर्ट कमेटी इज़ फॉल्टी। अब इनका कहना है कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाए, इससे शुरू में हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए उसमें वहाँ के लोकल लोगों को भी रिप्रेजेंट करने दिया जाना चाहिए, ताकि वो वहाँ के लोकल लोगों के भी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और वाइल्ड लाइफ की सिचुएशंस को भी समझते हुए अपना फैसला देंगे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया। वहाँ पे जो सोशल साइंटिस्ट फेमिलियर एरिया से लोग बिलोंग करते हैं उनको एक्सपर्ट कमेटी में शामिल नहीं किया जाता है और ऐसे में जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं लोग। और थर्ड है द क्राइटेरिया बीइंग यूज्ड कमिटी टू डिटरमाइन द थ्रेट ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज टू वाइल्ड लाइफ आर क्वाइट एक्सट्रीम। तो इससे जो डैमेजेस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सट्रीम पर आज वो पहुंच चुके हैं, ऐसा कई इकोलॉजिस्ट का मानना है। तो इसमें हमें दोनों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक तरफ हमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बचाने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हमें जो वहाँ का एरिया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन उस पर फोकस करना
चाहिए। एंड फॉर इंस्टेंस ओवर द 10 years द नंबर ऑफ टाइगर इन BRT रिजर्व, टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका में जो टाइगर रिजर्व है वहाँ का एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि वहाँ पर आज 10 साल हो चुके हैं, बहुत ही आसानी से लोग को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं, वो आराम से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उससे उनका लाइवलीहुड चलता है। और वहीं पर आज इवन नंबर ऑफ टाइगर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो एक साथ दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं उस एरिया में। एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स हार्बर बोथ द नॉलेज एंड एटीट्यूड नीडेड फॉर कंजर्वेशन। तो इसके लिए अभी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को लाने की ज़रूरत है, ताकि अगर आप को एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसको मेंटेन किया जा सके। और ऑब्वियसली उसमें ये भी कहा गया है कि जो रीलोकेशन है वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में ही मौका मिला और आप उनको रीलोकेट करने लग जाएं। अब आइए आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। कल के क्वेश्चन का सैम्पल रजिस्ट्रेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपका आंसर में तीसरा वाला रॉन्ग होगा, यानी डेंसिटी इन इंडिया इसमें नहीं देखा जाता। 20 का आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था UN हैबिटेट को लेकर के था, यहाँ पे फ्री स्टार रेटिंग पर था, और इसमें जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। UN हैबिटेट नहीं देता स्टार रेटिंग को, तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली A। ठीक है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत इसको लॉन्च किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था साइक्लोन के बारे में और उसके बेसिक कैरेक्टर को पूछा गया था। इसका आंसर होगा A, यानी कि 1 और 2, तीसरा वाला गलत है। अगला सवाल 10 नंबर था, इसमें कि पूछा गया था कौन सा है जो GST के परव्यू से बाहर है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसमें से तीनों चीज़ें GST के परव्यू से बाहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। दरबार मूव जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, और ये होता है कि जब मूव करते हैं कैपिटल को, जो ऑफिशियल वर्क होता है उसको जब आप वहाँ पे खासकर जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर से मूव करके जम्मू लेकर के आते हैं, फिर जम्मू से श्रीनगर, तो इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारी दिक्कतें और नुकसान होते हैं। तो इसको अब ये सोचा जा रहा है कि जो दरबार मूव है इसको स्टॉप किया जाए, उसी को लेकर के बातचीत चल रही है अभी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। आई होप डिस्कशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।